नमस्कार दोस्तों पीसेस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों की यह जो उत्तर लेखन की श्रृंखला चल रही थी, तो इस श्रृंखला में आज हम लोग 60वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 60वां और 61वां। और दोस्तों उत्तर लिखना चालू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। 17 जून से आपका मेंस लगा हुआ है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अच्छे से मेहनत करना चालू कर दीजिए। अब बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए और लिखना डेली स्टार्ट करिए, डेली लिखते रहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। ठीक है, तो लाइक आप लोग ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप को जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, और दोस्तों यह प्रश्न है, उत्तर को आप लोगों को 3 पार्ट में लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट और बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट। तो 3 पार्ट में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, इतना ध्यान रखिए। और हो सके तो एक एक कोटेशन का आप लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके उत्तर को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर देता है। ठीक है, और पैराग्राफ्स में लिखना है। सबसे बड़ी बात यही है, पैराग्राफ्स में लिखना है। और 2 पैराग्राफ्स में जो एक जुड़ाव होता है वो होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। कीवर्ड को, जो कीवर्ड होते हैं, तो कीवर्ड को आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं और कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या ना की अवधारणा की विवेचना करनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि कोयला खनन के क्या परिणाम होते हैं। तो कोयला खनन से पहले आपको ये जानना होता है ज़रूरी कि खनन क्या होता है, और जो अवधारणा पूछी गई है कि अवैध खनन की अवधारणा क्या होती है, जो पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय देता है, अगर नहीं देता है तो उसका अर्थ क्या होता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, और लास्ट में जाके आपको परिणाम बता दीजिए। परिणाम के बाद उपाय भी थोड़े अपनी तरफ से बता सकते हैं। और इतना ध्यान रखिए कि 200 शब्दों में आप लोगों को यह प्रश्न लिखना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में लिखना है। खनन क्या होता है दोस्तों? माइनिंग क्या होती है? खनन जैसे जो पृथ्वी होती है, जो उसके आंतरिक भाग और बाह्य भाग से जो धातु अधातु निकलती हैं, अयस्क निकलते हैं, उनका जो औद्योगिक सेक्टर है उसमें प्रयोग करना, व और भी अन्य प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को खोदना, खोद कर निकालना, उनका प्रयोग करना। प्रयोग बहुत सारे हो सकते हैं। तो खनन का सीधा अर्थ ये है कि चीज़ों को खोजना। ठीक है, उनको खोदना, खोजना प्लस खोदना दोनों। और क्या है, हमने खनन की तो बात जान ली। अब देखिए अवैध खनन क्या होता है। अवैध खनन जो होता है वो क्या है? अवैध खनन क्या होता है कि जैसे जो हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, तो इनके यहाँ से एक लाइसेंस मिलता है। सरकार लाइसेंस जारी करती है, एक कानून की प्रक्रिया होती है, उसी के तहत इनको लाइसेंस दिया जाता है कि आपको क्षेत्र इतना दिया गया है, इसी की आपको माइनिंग करनी है। अब इसी के तहत लोग माइनिंग करवाते हैं। और अवैध खनन क्या है? जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन ना करना। बोला आपसे 2 बीघे को है और आपने जो खुदाई करवाई है वो 4 बीघे की या 10 बीघे की बहुत ज़्यादा करवाई है। उन्होंने लाइसेंसिंग जो लाइसेंस रखा है वो थोड़ी सी ज़मीन का ले रखा है, लेकिन जो माइनिंग करवाते हैं वो बहुत ढेर सारी ज़मीन का करवाते हैं। ठीक है, और क्या है, अवैध खनन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ही बुरी तरीके से खनन के माध्यम से दोहन भी होता है। और जो मानक है, मानकों के अनुरूप या मानकों के विपरीत जो खनन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवैध खनन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अवैध खनन, इलीगल माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अवैध खनन की अवधारणा भी आप दे दीजिए कि पहले ही आपको दे देनी है कि अवैध खनन जो इलीगल माइनिंग है उसकी अवधारणा क्या होती है। तो जैसे जो एक क्षेत्र है, जैसे एक किसी कंपनी को, ABC कंपनी को एक क्षेत्र आवंटित किया गया है, तो वो जैसे मान लीजिए इतनी ज़मीन को आवंटित किया गया है, तो अब इतनी ज़मीन
उसने माइनिंग करके और ज़्यादा ज़मीन अख्तियार कर ली, ठीक है, इसको अपने गिरफ्त में ले लिया और ज़्यादा क्षेत्र में खनन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या है, अवैध खनन है। बिना आवंटन के, जैसे मान लिया इस ज़मीन पर कोई ए नाम का व्यक्ति खनन या माइनिंग करवाता है और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, सरकार से एक प्रमाण पत्र भी नहीं है कि आप यहाँ पर खनन करने के अधिकारी हैं, खनन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई पत्र भी नहीं है उनके पास में। तो ये क्या है, बिना आवंटन के खनन करना, तो क्या होता है, अवैध खनन कहलाता है, ठीक है। और क्या है कि जैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से हमने क्या किया, अधिकारियों से साठगांठ कर ली और भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्हें पैसे खिलाए। पैसे खिलाने के बाद हमने एक क्षेत्र पर, एक बी नाम के क्षेत्र पर हमने माइनिंग स्टार्ट कर दी। अब माइनिंग जब स्टार्ट कर दी तो यहाँ पर कोई ना कोई चेकिंग करने वाले आते हैं, तो उनको हमने पैसा खिला के बताया क्या कि पैसे के आधार पे उनको पैसा हमने दे दिया और देने के बाद हमने माइनिंग जो कराई बहुत बड़े क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर अत्यधिक दोहन किया। जितने भी हमारे संसाधन हैं, वस्तुएं हैं, खनिज हैं, ठीक है, उनका, खनिज बहुत सारे हो सकते हैं, धातु अधातु, तो हर तरीके से हमने प्रकृति का दोहन किया और भ्रष्टाचार के माध्यम से। और बाज़ार पे जो हमारा बाज़ार है, बाज़ार रेट है, मार्केट वैल्यू है, उससे कम रेट पर हमने किया, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका अवैध खनन की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसके परिणाम, जो अवैध खनन होता है उसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी तो एग्जामिनर को और अच्छी लगती हैं, ठीक है। परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधन है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जो माइनिंग होती है, खनन होता है, तो खनन करने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनमें अत्यधिक कमी आती है और जो प्राकृतिक आपदा है वो भी बढ़ती है, जैसे भूस्खलन हो गया और जो वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये सबसे पहला कारण है। अगला कारण क्या हो सकता है, पर्यावरणीय सुरक्षा का उल्लंघन, ठीक है। पर्यावरणीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, आसपास का वातावरण होता है, तो उस जो सुरक्षा होती है, जो मानक बताए गए होते हैं कि आपको खनन के दौरान क्या क्या मानक पर्यावरण की दृष्टि से करने हैं, तो उनका भी उल्लंघन किया जाता है। उल्लंघन करने से पर्यावरणीय जो क्षति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट्स कौन सा है, नदियों में जैसे रेत होती है, तो रेत का खनन, बहुत से खनन माफिया हैं जो रेत का खनन करते हैं। अब एक नदी बह रही है, मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है, अब यहाँ से रेत निकाल के ली जा रही, तो यहाँ क्या है, बहाव का स्तर और सारी चीज़ें ये डिस्टर्ब होती हैं। यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो बनाते हैं, पारिस्थितिक पारितंत्र बनाते हैं, तो वहाँ पे जीव जंतु और जितने भी जो प्रजातियां हैं उन पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और नदी का एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें कुछ जीव जंतु, सीप, मूंगा, सारी चीज़ें होती हैं, मछलियाँ भी होती हैं। तो ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है इसको भी ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो पत्थर होते हैं, पत्थरों का खनन किया जाता है और पत्थरों का खनन करने के बाद क्रैशर का उपयोग किया जाता है। क्रैशर का मतलब हो गया पत्थर को बड़े, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा पत्थर है, इसको क्रैशर, एक पत्थर को तोड़ने वाली मशीन आती है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में गिट्टी, जब ये छोटा हो जाता है पार्ट तो इसको गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गिट्टी के रूप में जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है तो उस समय क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धूल उड़ती है। क्या उड़ती है, धूल उड़ती है। तो वो जो धूल होती है वो मनुष्यों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। किसको किसको प्रभावित करती है, मनुष्यों को करती है, ठीक है। मनुष्यों को हो गया, वहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और क्या है, जो आसपास का वातावरण है उसको भी बहुत ज़्यादा विषैला या विषाक्त कर देते हैं, ठीक है। और अगला क्या परिणाम हो सकता है कि देश की आर्थिक क्षति होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो पैसा सरकार को जाना चाहिए था, जो पैसा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, ठीक है। आर्थिक, एक देश की आर्थिक क्षति होती है। अवैध माइनिंग का यही हुआ कि जो पैसा सरकार के पास जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था, वो उसको मिला नहीं और ये खनन माफिया ही सारा का सारा पैसा उड़ा जाते हैं। तो इससे क्या है, जो हमारा देश का विकास है, जीडीपी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, ठीक है।
और क्या है, देश की उपजाऊ भूमि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये कैसे प्रभाव पड़ता है कि जैसे जो खनन होता है, तो खनन जब होता है तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा धूल कण और मिट्टी ये सारी उड़ उड़ कर दूसरे अगल बगल, जैसे मान लीजिए खनन यहाँ पर हो रहा है, कोई डी नाम की जगह पर हो रहा है, तो अब यहाँ से चारों तरफ एयर जाती है, तो हवा के साथ में बहुत से विषैले पदार्थ भी बाहर निकल कर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये पदार्थ जब जाते हैं, ठीक है, तो देश की जो आसपास की फसलें होती हैं, जैसे यहाँ से एयर उड़ के जाती है, ठीक है, और ये अगल बगल जो खेत होते हैं, यहाँ पर अच्छी फसल जो रही होती है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, चारों दिशाओं में पड़ता है। जिस तरफ भी धूल उड़ कर जाती है और जो धूल कण और जो विषाक्त चीज़ें हैं वह खेतों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट कौन सा है कि अगला पॉइंट है वनीय प्रजातियों का विकास। अब जैसे मान लीजिए कोई एक ये प्लेस है, प्लेस पर हमें पता है कि नीचे यहाँ धातु, कोयला और बॉक्साइड, यूरेनियम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। तो हमने क्या किया कि इस ज़मीन पर सबसे पहले जो वृक्ष हैं, वृक्षों को हमें काटना पड़ेगा, तभी हम खुदाई कर सकते हैं, तभी हम माइनिंग कर सकते हैं, उसके पहले हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत से वनों का जो जीव जंतु हैं रहते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो वहाँ से बिल्कुल विस्थापित कर दिए। विस्थापित का मतलब ये नहीं, पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस स्थान से। और कौन सा पॉइंट है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अब जो अवैध माइनिंग होती है, इसमें भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलता है। जो पैसा है तो वह देश के काम नहीं आता, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास जाता है, जो माइनिंग माफिया हैं उनके पास में जाता है, और समावेशी विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि मज़दूरों की जान भी चली जाती है, माइनिंग में विस्फोट करा जाता है, तो उसमें बहुत से जो लोग हैं उनकी जान भी जा चुकी है। जो सुरक्षा मानदंड होते हैं उनका कंपनियां या जो लोग हैं खनन माफिया, वो लोग मतलब अच्छी तरीके से मानदंड को यूज़ नहीं करते हैं, सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। और जो खनन राशि है, लास्ट में एक पॉइंट है खनन राशि। जैसे मान लिया कोई एक अवैध खनन माफिया है जो अवैध तरीके से सारी चीज़ें खनन माइनिंग करवा रहा है, तो यहाँ से जो पैसा वो कमाता है, ठीक है, जैसे यहाँ से मनी जो उसने प्राप्त करी, तो वह देश के विरुद्ध गलत गतिविधियों में भी लगा सकता है, कि जैसे नक्सली जो हैं उनको एक फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए। अब इनको पॉइंट्स को आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कीवर्ड मैंने दिए हैं, अब इन क्वेश्चनों मतलब जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड को आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, कुछ अगर आपके दिमाग में भी कोई अलग पॉइंट्स आते हैं तो उनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और निष्कर्ष के रूप में आपको यही कहना है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बिल्कुल उचित खनन होना चाहिए, जो मानक हैं, मानदंड हैं, उनके अनुसार कार्य होना चाहिए। ठीक है, और जिससे जो राज्य है, राज्य की प्रगति हो सके और उससे देश की भी प्रगति हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रश्न को, कुछ कोटेशन या ग्रेट लीडर की लाइन या जो महान व्यक्ति हैं उनके कुछ वक्तव्य अगर आप डाल सकते हैं तो वो आपके प्रश्न को अच्छा कर देते हैं। और प्रकृति से संबंधित अगर कोई आपको गाने या गीत के बोल याद आते हैं तो उनको भी आप उसी से स्टार्टिंग कर सकते हैं या तो कंक्लूज़न में डाल सकते हैं। और आप लोगों को अच्छे से इस प्रश्न को लिखना है। लिखने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को सेंड करना है। और दोस्तों आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। आप लोग लिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं, तो लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, मैं तो बार बार डेली ही बोलता हूँ लिखना, लिखिए लिखिए, लेकिन जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनको मेरी आवाज़ ज़रूर याद आएगी जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, इतना ध्यान रखिएगा कि मेंस आंसर राइटिंग जो व्यक्ति भी नहीं कर रहा है वो उसी समय याद करेगा जिस समय उसके पास मेंस का पेपर आएगा। एग्ज़ाम हॉल में ही ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आंसर राइटिंग करिए आप लोग। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन तो मैं इस पर देता ही हूँ। अगर लगभग 300 प्रश्न प्रतिमाह अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है।
तो उसके ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो भी सारी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो भी अगर आपकी इच्छा है। बाकी देखिए मैं प्रैक्टिस तो ऐसे भी करा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा करती है तभी आप ज्वाइन करें, और आप अच्छी तरीके से समझ बूझ के अगर आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं तभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं कि जैसे टॉपिक वाइज फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, और 4-4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग, जैसे यहाँ यूट्यूब पर 2 क्वेश्चन की दी जाती है, तो वहाँ पर 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, और टॉपिक वाइज नोट्स प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ सारी चीज़ें वहाँ पर दी जा रही हैं। और उसमें हिंदी, ध्यान रखिएगा, उसी के साथ में हिंदी और एस्से भी आप लोगों को दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है जीएस 4th पेपर का यह प्रश्न है, और 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों में लिखना है इन चीज़ों को। प्रश्न क्या है? प्रश्न को सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न को अच्छे से समझना होता है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को आप लोगों को अच्छे से उसका उत्तर देना है, ध्यान रखिए। और जो जितनी मात्रा में चीज़ें पूछी गई हैं आपको उतनी ही मात्रा में उस प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखते हैं। लोग जीवन में सत्यनिष्ठा से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं और इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से समझना है कि इसमें पूछा क्या चीज़ गई है। जैसे देखिए, जो लोक जीवन है, जो पब्लिक लाइफ है, उसमें लोग सत्यनिष्ठा से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं, मतलब सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ होता है। सबसे पहली बात यही है, लोक जीवन में जो आपकी पब्लिक लाइफ है तो उसमें इसका क्या अर्थ है। दूसरी चीज़, पहला पार्ट यही है। दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है आपसे कि आधुनिक काल में, वर्तमान काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, या क्या चुनौतियाँ हैं। तो उसको आप लोगों को बताना है कौन सी वर्तमान में चुनौती है इसकी, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को देना है। तो यह प्रश्न को अच्छे से समझिए, और कितनी, जैसे मान लीजिए 3 चीज़ें तो आपसे पूछी ही जा रही हैं, तो आप इनको 50-50 वर्ड में बांट सकते हैं, और 2-2, 3-3 पैराग्राफ में आप लोग, छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छी, अगर कि सत्यनिष्ठा से संबंधित कोई अच्छी लाइन आपको याद आती है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, लोक जीवन में सत्यनिष्ठा का क्या मतलब है। लोक जीवन में सत्यनिष्ठा का मतलब बस इतना ही है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे आप जो बोलते हैं और करते हैं उसमें ईमानदारी और सुसंगति होनी चाहिए। मतलब दोनों चीज़ें, जो सही चीज़ें होनी चाहिए, जो आप बोलते हैं वही करते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, लोक जीवन में सत्यनिष्ठा। जैसे बहुत से लोग करते हैं, झूठे वादे भी बहुत कर देते हैं, तो वो सत्यनिष्ठ नहीं है। झूठे वादे आप कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जीवन, अगर लोग जीवन में सत्यनिष्ठा को अपनाना है तो आपको झूठे वादे किसी भी फॉर्म में नहीं करना होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है दोस्तों कि और आपका, जैसे छल कपट लोग करते हैं, ठीक है, छल कपट करते हैं, तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो एक प्रतिबद्धता है, ठीक है, किसी भी काम के प्रति समर्पण, आप जो कार्य करने आए हैं, जैसे आप लोग कहीं पे भी पढ़ाई करते होंगे तो आप लोगों का कर्तव्य ये होता होगा कि आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो प्रतिबद्धता का मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से उसी कार्य को करना, जो आपकी कार्य हैं उन्हीं पे बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए अच्छी समर्पण भावना के साथ में अपने कार्यों का निर्वहन करना। और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा क्या हो सकती है, किस प्रकार से, कि जो कथनी है और करनी है उसमें कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो आप बोलते हैं और करते हैं उसमें कोई अगर अंतर नहीं आता तो आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे। तो यह हम लोगों ने देखा लोक जीवन में सत्यनिष्ठा या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखना है कि वर्तमान में सत्यनिष्ठा की चुनौतियाँ क्या हैं, कठिनाइयाँ क्या हैं लोक जीवन में, ठीक है। तो इसका बहुत से रीज़न हैं,
ठीक है, कुछ रीजंस को देखते हैं हम लोग कि जैसे जो प्रतिष्ठा का जो आधार है वो धन होता है। धन कमाने में आदमी ये नहीं देखता कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें गलत नहीं हो रही हैं। तो हर तरीके से वह भ्रष्टाचार के आधार पर हो, चाहे छल कपट का प्रयोग हो, वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बस केवल पैसा या धन कमाना चाहते हैं। और ईमानदार जैसे कोई व्यक्ति है, ईमानदारी या सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, तो उसको लोग कहते हैं वो सनकी व्यक्ति है, वो अव्यवहारिक है। ठीक है, तो ये बहुत सी बातें होती हैं। और क्या है कि जैसे जो मीडिया है, बाज़ार है और यहाँ का जो विज्ञापन है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सत्यनिष्ठा ना होने में। तो उसका रीज़न ये है कि सत्यनिष्ठा आज के ज़माने में मूल्य, संस्कार, ये सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का भी योगदान बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, चाहे मीडिया हो, चाहे बाज़ार हो, और चाहे विज्ञापनों का योगदान। जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो भी हर तरीके से छल कपट और सारी चीज़ों का आधार लेते हुए सत्यनिष्ठ नहीं होते। जो चीज़ न्यूज़ दिखानी है वो नहीं दिखाते हैं। लोगों के अंदर भी यही लगता है। और जो हमारी मूवियाँ होती हैं, मूवियों में भी दिखाया जाता है कि चोरी करना कितनी अच्छी बात है, हम पैसे कमाते हैं। तो ये मूवी भी, टीवी सीरियल्स भी, तो इनके माध्यम से भी लोगों के अंदर जो एक परिवर्तन आता जा रहा है, समाज में जो परिवर्तन आता जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सत्यनिष्ठा को चुनौती दे रहा है। बहुत से और भी रीज़न हैं कि लोगों में एक दूसरे को देख, एक गलत आदमी के संगति में अगर कोई जाता है तो उसका भी आचरण चेंज हो जाता है, जो आपका उसका कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इनको आपको 150 शब्दों में ही बताना है। एक चीज़ ये भी है, 150 शब्दों में ही बताना है, और आपको लास्ट में कंक्लूजन देना है कि कैसे इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आप। तो आप कोई भी पब्लिक लाइफ में कोई भी इंसान है तो वह अपने आप को, चरित्र जो होता है, जो उसका कैरेक्टर है, उसको अच्छा रखना चाहिए। जो जीवन का लक्ष्य है, जो उसने लक्ष्य बनाया है, उसको बार बार दोहराना चाहिए। ठीक है, मित्र और जीवन साथी जो हैं समान मूल्य वाले, जो उसके मूल्य हैं वही मूल्य वाले उसको चुनना चाहिए। ठीक है, और होता भी दोस्तों यही है कि जैसे जो व्यक्ति के अंदर अच्छे मूल्य होते हैं तो वो अच्छे मूल्य वाले जीवन साथी या मित्रों को ही चुनता है। ठीक है, और जो आज का समाज है, देखिए, अनावश्यक रूप से सुख सुविधाओं का भोगी नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति, कोई ए नाम का स्टूडेंट है, अगर उसका खर्चा 5,000 में चल रहा है तो उसको 10,000 अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं करना चाहिए। अब वो जब उसकी आदत पड़ जाएगी अनावश्यक खर्चा करने की, तो वो फिर बाद में अनैतिक होकर जो सत्यनिष्ठा है उसको छोड़ते हुए वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वह धन को प्राप्ति के लिए इच्छा करने लगेगा, और उसमें क्या होता है, वो भ्रष्टाचार भी करेगा, छल कपट भी करेगा, चोरी भी करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो सुख सुविधाएं हैं उनका अनावश्यक आदि नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और क्या है कि और है आपका विचलन। जैसे अगर आप विचलित हो गए कि आपने सत्यनिष्ठा नहीं रह गई और आपने गलत कार्य करना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या करें, अपने आप की आत्मलोचना करें। ठीक है, और आत्मशोधन करें। अपने आप में अगर कोई गलतियां की हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उन चीज़ों को सही करें। ठीक है, तो आत्मशोधन भी करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार आप लोग लास्ट में निष्कर्ष में आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से पब्लिक लाइफ में एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे लोगों के लिए और एक अच्छे देश के निर्माण के लिए सत्यनिष्ठा बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर सत्यनिष्ठा अच्छी है या लोगों के अंदर सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तो भ्रष्टाचार या छल कपट ये सारी चीज़ें नहीं रह जाएंगी। जो आपसी प्रतिरोध है तो वो भी लोगों के अंदर नहीं रहेगा, ईर्ष्या की भावना नहीं रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इस एक चीज़ की वजह से अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न लिखना है। ठीक है, उत्तर आप कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हैं, आपने भी पढ़े हैं, तो आप लोग उनको ऐड करके आप लोग एक बेहतरीन उत्तर लिखिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, और प्रश्न लिखना चालू कर दीजिए दोस्तों। आप लोग उत्तर लेखन बिल्कुल अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।